आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खाद और तखम की अदम सरबराही से किसानों को मुश्किलात, वज़ीर ज़राअत का एतराफ। इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंतजामिया और रियासती हुकूमत के दरमियान खुशगवार बातचीत, 23 अगस्त तक इंजीनियरिंग काउंसलिंग का इम्कान। शहर के खानगी स्कूलों में तलबा की पिटाई के बढ़ते वाकयात बाइस से तशवीश। चंदनगर में एक स्कूल प्रिंसिपल का बेटा वासु गिरफ्तार। जाली करेंसी नोटों की तैयारी का रैकेट। चन्नारेड्डी नगर में पुलिस का धावा, 3 अफराद गिरफ्तार, 100 रुपए के जाली नोट्स जब्त। और बुलारम सिकंदराबाद में आरटीसी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर ज़राअत के लक्ष्मी नारायणा ने एतराफ़ किया है कि खाद और तखम की अदम सरबराही से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि सन 2010 और 11 में कर्ज हासिल करने वाले किसानों को हुकूमत की जानिब से सूद अदा किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत ने तखम और खाद की काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत से ताउन की अपील की है। अपने अपने दौरे हयात में एक दूसरे के कट्टर सियासी हरीफ रहे वाईएसआर और पीजेआर की नस्लों में सियासी इत्तेहाद हो गया है। खैरताबाद के साबिक रुकन असम्बली पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर विजया रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। विजया रेड्डी अपने हजारों हामियों के साथ खैरताबाद से रैली की शक्ल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर वाक़ई जुबली हिल्स पहुंची और एजाजी सदर विजयलक्ष्मी से मुलाकात करते हुए वाईएसआर पार्टी में शामिल होकर गरीब आवाम की खिदमत करने का अहद किया। इस मुलाकात के दौरान अवाम के हुजूम की वजह से धकमपेल की कैफियत पैदा हो गई थी। జనార్దన్ రెడ్డి గారు కానీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కానీ పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసమే పోరాడిన నాయకులు కాబట్టి వాళ్ళని ప్రజలు గుండెలో నిలబెట్టుకున్నారు. వాళ్ళకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ఆదరణ కలుగుతుందంటే వాళ్ళు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वह आसाम के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करें और शहर में अमन बरकरार रखें। दारुसलाम में मजलिसी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया है कि हुकूमत अपने ही शहरियों को जो बंगला ज़बान बोलते हैं बांग्लादेशी करार देकर उन पर जिंदगी तंग कर रही है। उन्होंने कहा कि लाखों मुसलमान सख्त कस्मपुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तिबी खिदमात का तस्करा करते हुए कहा कि हमने जो कुछ किया वो निहायत कम है, जबकि वहाँ की सूरत हाल मजीद बहुत कुछ की मुतकाजी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह हालात मुसलमानों के मरकज़ सियासी की अहमियत में मजीद इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों के किसी भी जज्बाती इक़दाम से मुखालिफिन को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुल्क में नफ़रत को परवान चढ़ाने की कोशिशें कर रही हैं, जिन्हें नाकाम बनाने की ज़रूरत है। इजलास में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मक्का मस्जिद में जुमातुल विदा के मौके पर मनाए जाने वाले मजलिस के जलसे यौमुल कुरान की तफसीलात और इंतजामात के ताल्लुक से खिताब किया। आज इन बोर्डों के पास ऑटोमेटिक हथियार है, AK-47 है। AK-47 लेकर ये ना सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं, जो राजवंशीज हैं, जो आदिवासीज हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। ऑटोमेटिक वेपन लेकर आकर गांव के गांव जला दिए। अब ये लोग 4 लाख से ज़्यादा लोग कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कस्मापुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस्म पर इनके एक ही कपड़ा है और वहाँ पर जो घर बार अपना छोड़ कर आए थे, जो गांव छोड़ कर आए थे,
तमाम के तमाम गाँव को ज़मीन दोस्त कर दिया गया और वहाँ पर झाड़ प्लांटेशन लगा दिया गया, बुलडोज़र के ज़रिए पूरे गाँव को बर्खास्त कर दिया गया। और फिर जब रिहेबिलिटेशन, जब उनकी वापसी की बात होती है तो आज कहते हैं कि नहीं, इनके पास क्या कागज़ है कागज़ात का। आप जानते होंगे कि चाहे तेलंगाना का महबूब नगर का इलाक़ा हो या कहीं पर भी जहाँ पर ज़राअत होती हो, या करीम नगर का इलाक़ा हो, कहीं पर भी आंध्रा, कोस्टल आंध्रा का इलाक़ा हो, यहाँ पर जो ज़राअत के काम करने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़मीन का मालिक है वो ज़राअत करता हो, वो अपनी ज़मीन को लीज़ पर किसी को दे देता है तो वो टेनेंट बन जाता है, किराएदार बनता है, उसके पास कोई कागज़ नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़मीन रखते हुए भी लेबर्स को बुलाते हैं, लेबरर को, मज़दूर को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तू ये फसल के लिए तू काम कर। ऐसे लोगों के पास कोई कागज़ नहीं होता, मगर आज कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे पास क्या कागज़ है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत तकलीफ़ दह बात है कि जो मुल्क के शहरी हैं उनको बांग्लादेशी कहना, ये हरगिज़ बांग्लादेशी नहीं है। अगर ये बांग्ला ज़बान बोलते हैं तो आप उनको ये कहकर क्या मुल्क से निकाल देंगे। और फिर अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर HS ब्रह्मा आर्टिकल लिखता है इंडियन एक्सप्रेस 27 या 28 जुलाई के अखबार में कि आसाम के 22 ज़िलों में 11 ज़िले में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। अगर आबादी बढ़ेगी तो फिर इससे मुल्क को ख़तरा क्यों है? आखिर हमसे मुल्क को ख़तरा क्यों है? हम मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है। हम मुल्क के लिए हमेशा खून बहाते आए हैं और इंशाअल्लाह बहाते रहेंगे। ये वतन अजीज़ से हमको इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, अगर हम मर भी जाते हैं तो इस ज़मीन में जाते हैं। तारीख़ भरी पड़ी हुई हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया, मगर फितूर और अगर शक तुम्हारे दिमाग से जब तक दूर नहीं होगा, मुल्क में एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ये यही चाहते हैं कि इस तरह हमको डराया जाए, कभी ISI के नाम पर डरा दो, कभी बांग्लादेशी के नाम पर डरा दो, कभी दहशत गर्दी के नाम पर डरा दो, एहतजाज मत करो। आखिर क्या करें हम फिर? अगर क़ानून और सिस्टम हमारी मदद करने नहीं आएगा तो फिर क्या हम चुड़ियाँ पहन कर बैठ जाएंगे? अगर कल इन कैंपों में इन नौजवानों को आप एतमाद नहीं देंगे, इनकी पूरी और सही तरीक़े से उन लोगों की इबादतकारी नहीं होगी, तो फिर यकीनन हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क से नफ़रत करते हैं, वो इनके हाथों में खिलौना बन जाएंगे। हम नहीं चाहते वैसा हो, हम नहीं चाहते कि हमारे वतन अजीज़ में कोई इस तरह की हरकत हो। ये काम आसाम की हुकूमत का है, ये काम हुकूमत का है, ये काम हर हिंदुस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि वो इन लोगों को शिकस्त दें, इन लोगों की इबादतकारी करें। और ये निहायत ही अफसोसनाक बात है, बल्कि मैं जितने शदीद अल्फाज अगर किसी के पास हैं तो वो भी नाकाफ़ी होंगे कि किसी को हिंदुस्तानी शहरी को आप बांग्लादेशी बोल देंगे। क्यों बांग्लादेशी हैं? बांग्ला ज़बान बोलते हैं। और अगर कोई ये कहेगा कि ये बांग्लादेशी हैं तो फिर इस एतबार से आडवाणी भी पाकिस्तानी बन जाते हैं, क्योंकि वो कराची से निकल कर आए, उनकी ज़बान सिंधी है, घर में सिंधी ज़बान बोलते तो वो भी सिंधी पाकिस्तानी बन जाएंगे। हाँ, इसको कहाँ ख़त्म करेंगे हम फिर? मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद जो लोग इस मुल्क में आ गए वो हिंदुस्तान के शहरी हैं, ये हमारा मानना है। और आसाम की खुसूसियत ये है कि 71 की वोटर लिस्ट को माना जाता है कि जिसका नाम 71 की वोटर लिस्ट में है वो हिंदुस्तान का शहरी है। ये तमाम के तमाम लोगों के दादा परदादा का नाम 71 की वोटर लिस्ट में है, मगर नहीं, बीजेपी एक बाव खड़ा कर रही है, दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से नहीं, ये बांग्लादेशी। और ख़ुद 2011 का जो सेंसस आया है, एक लिस्ट आई है आबादी की 2011 की, ये जो इलाक़ा है कोकराझार का, कोकराझार के इलाके में ख़ुद ये लोग कह रहे हैं कि आबादी 9% कम हो गई वहाँ पर। फिर कहाँ से अगर बांग्लादेश से आ रहे तो फिर आबादी बढ़ना ना, उसमें 9% कम हो गई। ये हुकूमत हिंद का सेंसस कह रहा है, जो एक प्रोविजनल पेपर आया 2011 का, यानी जो आखिरी सेंसस हुआ था 2001 का, उसको अगर इसको सामने रखेंगे तो 9% आबादी कम हो गई। इतने तो नहीं मर सकते ना, फिर क्या होंगे, क्या होंगे? आबादी कोई आ ही नहीं रहा है वहाँ से। ये वही हिंदुस्तान के लोग हैं, मगर हमारा मानना ये है कि इन पर जो जुल्म किया जा रहा है,
اس کو بند کیا جائے۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا حالات ہیں وہاں پر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح سے لوگ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو یہ موقع دیا ان کی تھوڑی خدمت کرنے کا۔ ہم نے جو وہاں کام کیا کوئی بڑا کام نہیں کیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم بالکل چھوٹا کام کر آئے وہاں پر، زیادہ بڑا کام نہیں کر، کیونکہ مسائل اور مسئلے بہت بڑے ہیں۔ آج سوچئے کہ 4 لاکھ لوگ اگر کیمپوں میں ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم 4 یا 5 دن میں قریب 25-30 ہزار لوگوں کو دیکھا، تو کوئی ہم انہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اور 3,70,000 لوگ کیمپوں میں ہیں۔ یعنی اگر کوئی کیمپ میں اگر جا کے واپس آ رہا تو خود ہمارا ٹی وی 4 کا جو کیمرہ مین تھا بیمار پڑ گیا، وہ ڈاکٹرز بیمار پڑ گئے اس میں۔ آپ اندازہ لگائیے کیمپوں میں کیسا زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، پارلیمنٹ میں بھی کہا ہوں کہ اگر طبی امداد فوراً وہاں پر نہیں پہنچائی جائے گی تو خدا نہ خواستہ ہزاروں کی تعداد میں بچے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ سوؤں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے مریں گے۔ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے بچوں کے پاس۔ جو ایسے 6 مہینے کے دودھ پینے والے بچے ہیں، 3-4 مہینے کے، ان کی مائیں بیمار ہیں، ماں کیا پلائے گی، ان کیا کھلائے گی؟ تو یہ ایک عبرت کا مقام بھی ہم تمام کے لیے کہ کم سے کم یقیناً ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، ہم میں غریبی ہے، قرض ہے، مگر کم سے کم کوئی ہم کو آ کر یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تو ہندوستان کا شہری نہیں ہے۔ ہمارے پاس جسم پہ کپڑا ہے، ان کے پاس جسم پہ کپڑا نہیں ہے۔ یقیناً ہم کھانا نہیں کھاتے ہوں گے، مگر کم سے کم افطار کے وقت 2 کھجور تو ہم کو مل جاتے۔ آج ان کو 2 کھجور بھی دستیاب نہیں ہے۔ کم سے کم ہم افطار کھولتے ہیں تو ایک اچھا پانی کا گلاس مل جاتا ہے، ان کو صاف پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ حالات وہاں پر ہیں۔ آج ہمارے پاس اگر جھوپڑی ہے تو یقیناً جھوپڑی ہے، ان کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ آسمان کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر پچھلے کئی 15-20 دن سے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مت کریے، مگر ایک کام تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا اپنی دعاؤں میں ان کے لیے ان کو یاد کریں، اور جو لوگ وہاں پر ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ یقیناً ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک غریب کا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی دولت کام میں نہیں آتی، اگر کوئی غریب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، ان لوگوں کو یاد رکھیے کہ اللہ ان کی مدد کرے، غیب سے مدد کرے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ آج یہ لوگ جن کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، جن کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، تاریخ گواہ رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی یہی لوگ اس ملک کی قوم کی قیادت کریں گے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محنت کریں، جستجو کریں، اپنی جماعت کو مضبوط کریں، اور ان حالات پر غور کریں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے کیسے حالات ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، وضاح بھی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یوم القرآن کے جلسے میں تفصیلی بات چیت ہوگی۔ بہرحال جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو اچھی طریقے سے جلسے کو کامیاب کریے، امن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کے حالات کو پرامن رکھیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خبروں کا سفر آگے بھی جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔